एनएसओ का क्या सिलेबस है? पूरी 8 और 9, है ना। मीन्स बेसिकली क्या है, 8 का जो है फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मॉड्यूल में आपके दे रखा है ना, वो कंप्लीट नहीं है, उसके कुछ पार्ट है। ठीक है, देन आफ्टर दैट लाइट कंप्लीट है। ठीक है, लाइट के बाद आपका है दैट इज यूनिवर्स जो है ना, नाइट स्काई। ठीक है, उसके कुछ अलग तरीके के पार्ट है जो एनएसओ के लेवल 1 के सिलेबस से सेम सिलेबस 2 का भी होता है। बस डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसकी क्वेश्चन की लेवल इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट की एग्जांपल दूं, आया हुआ क्वेश्चन क्या है, ग्राफ बताना है। ठीक है, ग्राफ दे रखा है, कौन सी ग्राफ करेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये है लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, ये लेंथ ऑफ शैडो है, ये टाइम दे रखा, मॉर्निंग में 8 AM, देन आफ्टर दैट नून में 12, देन आफ्टर दैट 4 PM। ठीक है, तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके का दे रखा है ना, एक ग्राफ कुछ इस तरीके का दे रखा। ठीक है, एक ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा, ये क्या, फिर ये स्ट्रेट, है ना, 4 ग्राफ दे रखे होंगे। तो बेसिकली अभी तक आप ग्राफ का नहीं देखे होंगे, आपको मालूम है कि जो शैडो होता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, इसकी शैडो की लेंथ सबसे ज्यादा कब होगी, जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल जितना ज्यादा छोटा होगा, है ना। अगर सोर्स यहाँ पे होगा तो शैडो की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, सोर्स यहाँ पे होगा तो सबसे कम होगा, यही होगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट आएगा, इसका शैडो कहाँ पे फॉल करेगा, यहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे 12 बजे क्या होगा, सबसे कम लाइट, सन कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा, तो ये छोटा हो गया। और मॉर्निंग में आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो ये वाली ग्राफ करेक्ट है। समझ रहे हो ना, बस क्वेश्चन के लेवल टफ होंगे। क्लियर है। तो मैं एक एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं 8 क्लास का कंप्लीट कराता हूँ, देन आफ्टर दैट 9th के होंगे, है ना। 9th का आपको पता सिलेबस, फोर्स। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर होता है मोशन होता है ना, तो मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देन आफ्टर दैट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा होगा। 8 के क्लास में फोर्स है, 9th के क्लास में भी सेम फोर्स है, बट वहां पे लॉज ऑफ मोशन है थोड़ा। ठीक है, 3 लॉज ऑफ न्यूटन के 3 लॉ हैं, उनको देखना होगा। देन आफ्टर दैट लॉज ऑफ मोशन के बाद आता अपना ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन के बाद आता वर्क एनर्जी पावर, फिर साउंड, वहां पे भी साउंड आप देखोगे। क्लियर है ना। तो जो बेसिकली यहाँ साउंड है वही वहां पे भी है, बट थोड़ा सा 2-3 कुछ टॉपिक्स अलग है। ठीक है, तो साउंड को जो जो कॉमन टॉपिक है, जैसे साउंड, है ना, उसको मैं एक ही बार करवाऊंगा जहां तक की टॉपिक की लेवल होगी। क्लियर है, जो जो कॉमन टॉपिक आते जाएंगे उसको एक ही बार मैं कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर आता है फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू 8 क्लास, ठीक है ना, 8 क्लास के अकॉर्डिंग फोर्स में क्या क्या पढ़ने होते हैं, थोड़ा थ्योरी में कंप्लीट करूं। थ्योरी लिखवाने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, है ना। अगर और इसकी इफेक्ट की बात करें तो क्या क्या कर सकता है, अगर फोर्स लग रहा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, मीन्स इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी इट कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, है ना। बोलने का क्या मीनिंग है, सपोज ये मार्कर यहाँ रखा हुआ स्टेशनरी है, मैंने फोर्स लगाया तो इसकी मोशन स्टार्ट हो गई, इट कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, कैन मूव, कैन स्टेटमेंट में आता है। तो कैन का मतलब क्या होता है कि सपोज इसको तो मूव कर दिया, बट एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक है, उसको पकड़ के मैं खींच नहीं सकता हूँ, है ना, बट आई ट्राइड, तो वो भी फोर्स है।
क्लियर है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। सपोज कोई बच्चा, छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा, मैंने पकड़ लिया, वो दौड़ के आ रहा था, मैंने रोक दिया उसे, मूविंग बॉडी को स्टेशनरी बना दिया। अब सपोज बहुत ही बड़ा पत्थर आ रहा, अब मैं उसको पकड़ लूं तो, है ना, इसीलिए बोला जाता है कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। देन फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। सपोज कोई बॉल है, फुटबॉल है, इधर आया, मैंने किक मारा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है? सपोज उसी के जगह पे पहाड़ से कोई चट्टान गिरता हुआ आ रहा, अब मैं किक मारूं, नहीं चेंज होगा। बट यही तो है कि मैंने ट्राई करा। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्कर की इस साइड को प्रेस करूं तो देखो इसकी शेप साइज चेंज हो रही है, बट इस साइड को प्रेस कर रहा हूं तो चेंज हो रहा है क्या? क्लियर है? तो ये है अपने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, है ना। अब देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है ना। और मैथमेटिकली फोर्स को लिखा जाता है, आ जाओ आ जाओ, मैथमेटिकली फोर्स इज इक्वल टू होता मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? मास को क्या लिखेंगे? केजी, एक्सीलरेशन को मीटर मीटर पर पर सेकेंड। सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। इस फोर्स को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोल के फोर्स का एक्चुअली कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने, तो उनको ऑनर देने के लिए इसकी यूनिट क्या लिखते हैं? न्यूटन। क्लियर है? अब ये किस सिस्टम की बात हो गई? सीजीएस, ये एसआई सिस्टम की बात होगी। अब मैं सीजीएस सिस्टम की बात करता हूँ, यूनिट ऑफ फोर्स की। ठीक है। फोर्स को मैंने क्या लिखा? केजी। तो यहां पे क्या होगा? फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास की जगह पे क्या लिखोगे? ग्राम। एक्सीलरेशन की जगह पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज डाइन। क्लियर है? अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा देखो, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन डाइन। क्या होगा? देखो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो 1 न्यूटन को आपने क्या लिखा? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिखा ना। अब केजी से मेरे को डाइन में लाने के लिए क्या करना होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर करना होगा। तो केजी, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखो, केजी को क्या करोगे? 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 10⁻³ और 2 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखा आपने? डायन। यही हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵। ये इंपॉर्टेंट है। हो गया। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है बता सकते हो? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिकली उसे क्या लिखा जाता है? दैट इज v माइनस यू वी अपॉन माइनस यू अपॉन टी। टी, है ना। t1 t2 माइनस t1 होता है। बट कभी भी आप स्टॉप वॉच ऑन करोगे तो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से होगा। इसीलिए t1 की वैल्यू, अगर इसकी एक्सप्रेशन देखोगे तो होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, है ना। इसे क्या लिखोगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, यही लिखोगे।
मैंने अभी बोला कि किसी भी चीज की टाइम की कैलकुलेशन आप स्टार्ट करोगे, किसी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, किसी बॉडी की मोशन को, तो वो जीरो से स्टार्ट करोगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज का मतलब यही होता है। तो इनिशियल हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये टर्म जीरो हो गया, और फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते, और टाइम को t से। तो ये एक्सप्रेशन अपना आता है। क्लियर है? रब कर दूं? चलो देखो क्वेश्चन दे रहा हूं। A body of mass 4 kg moving with velocity 10 meter per second. If force of 40 Newton act in direction of motion and 15 Newton act in opposite direction of सर motion. इफ के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? सर इफ। If force of 40 Newton, अच्छा ओके उधर का सर। दिख नहीं रहा होगा ना, then find final velocity of body after 3 seconds. आप अभी 10th में हो ना? आप 10th में गए, आप 9th में हो? सर एडवांस हो? 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ देख लेता हूँ। हाँ 10th में आप चले गए ना एडवांस, आप भी, आप 9th में, आप 9th में ही हो। क्या आया आंसर? सर 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है देख लेता हूँ, 25 मीटर पर सेकंड आपका है। और किन्हीं का? सॉल्व करो जल्दी। मेरे को नहीं लगता आपको माइक की जरूरत होगी, है ना, ऐसी ही आवाज आ जाएगी। आवाज, हाँ, आवाज आ रहा आप लोगों को ऑनलाइन जो हो? यस सर। ठीक, आप लोगों को तो सुनाई दे ही रहा। 25 मीटर पर सेकेंड, 28.7। चलो चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करो अब। देखो क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, एक बॉडी है जिसकी मास कितनी है, 4 kg है, मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड।
अब वो दे रखा मूविंग विथ वेलोसिटी, मतलब जब मैंने ऑब्जर्व करा, देखो इनिशियल और फाइनल को पहचानने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनिशियल और फाइनल हर जगह पे काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किचन में एक लड़की खाना बना रही है, खाना बना लेगी, हाँ बना रही है, चलो, है ना। उसने देखा सडनली कॉकरोच, अब वो दौड़ना स्टार्ट करेगी। अब देखो लड़की इसलिए बोला, लड़का इसलिए नहीं बोला क्योंकि लड़का तुरंत चप्पल उठाएगा, मार देगा, खत्म कर देगा, है ना, आगे की स्टोरी नहीं बन पाएगा। तो लड़की ने कॉकरोच देखा, किचन से भागना स्टार्ट करी, और जैसे ही किचन की दरवाजा खोली, मैं वहीं पे खड़ा था, मैं उसको किचन में तो नहीं देख रहा था। वो दरवाजा खोली, जस्ट दरवाजा के पास आई तो मैंने उसे ऑब्जर्व करा। वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब इनिशियल वो मेरा होगा। और जब निकलेगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अब मैंने जब देखा तो वो 0 टाइम से देखा, स्टॉप वॉच लाइक 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, और दौड़ के भागी और सामने वाले दीवार पे जाके टकरा गई, ठीक है ना। तो फाइनली जाकर के दीवार में सपोज 5 सेकेंड के बाद वो टकरा गई, टकरा गई मतलब वो रेस्ट पे आ गई, तो फाइनली वो रेस्ट पे आ गई। क्लियर है ना। तो इनिशियल जब आपने देखा वो इनिशियल होगा, और फाइनल आपने कब तक देखा वो आपका फाइनल होगा, और इनके बीच में जो टाइम लगा दैट विल बी द टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ यही बोला, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक इस तरीके से, ये बॉडी इस तरीके से रखा हुआ, और वो उसकी मोशन इधर हो रही है ना, वो उधर जा रहा, तो फोर्स किधर लग रहा है 40 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर मोशन हो रहा उधर ही लग रहा, देखो एरो रिप्रेजेंट कर रहा। एंड 15 न्यूटन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, कुछ इस तरीके का, है ना। सपोज मान लो कोई ब्लॉक है जिसको मैं पुश कर रहा हूँ 40 न्यूटन का, और कोई सामने से भी है जो उसको रोकना चाह रहा है 15 न्यूटन लगा के। क्लियर है ना। तो 40 न्यूटन मैंने दिया, 15 न्यूटन उसने दिया, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा 40, और अपोजिट डायरेक्शन में 15, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 25 न्यूटन। और ये 25 न्यूटन किधर लग रहा, मोशन के ही डायरेक्शन में। क्लियर है। नाउ ये मेरा नेट फोर्स हो गया। देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब मेरे को फाइनल वेलोसिटी बताओ टाइम कितने 3 सेकेंड। तो अभी मैंने एक्सप्रेशन दिया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 u प्लस, और v इज इक्वल टू u प्लस a के जगह पे क्या लिखोगे, a मेरे को मालूम ही नहीं है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स अपॉन मास। तो यहां पे लिख दो फोर्स अपॉन मास इंटू टी। यू की वैल्यू 10, फोर्स का वैल्यू आया 25, मास 4 दे रखा, टाइम 3 दे रखा, यही है ना। देखो सारा वैल्यू, तो इसको कैलकुलेट करो कितना होगा 40 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो गया v 40 75 115 डिवाइडेड बाई 4, ट्वेंटी 28.7 मीटर पर सेकेंड, है ना। यही आया ना, आप लोगों का क्या आया था, यही 25 किन का आया था। सर मैंने गलती से मास थोड़ा गलत ले लिया सर, 5 ले लिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम क्वेश्चन को आप, होमवर्क है ये आपका, ये 40 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, अब इसको क्या करोगे 40 न्यूटन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दोगे, और 50 न्यूटन को फॉरवर्ड में करोगे। क्लियर है। होमवर्क क्या रहेगा, बस सिर्फ चेंज करोगे फोर्स की, और ये होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करोगे, देखोगे क्या आता वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। क्लियर है ना क्वेश्चन।
when the force of 15 Newton act in the direction of motion or 40 Newton act in the opposite direction of motion. ठीक है, ये करके होमवर्क करोगे आप. हटा दूं? फोर्स से रिलेटेड इसी टाइप की क्वेश्चन होंगे. इसमें जो आपको मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दिया ना, इसमें क्वेश्चन की और वेरिएशन क्या होती है कि कोई कार दे देगा, ठीक है, अ कार ऑफ मास 800 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी, सम वेलोसिटी दे रखा होगा. देन आफ्टर दैट व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड इफ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन act by engine and 150 Newton act by friction or the force between road and tires in opposite direction. बस कॉन्सेप्ट वही है. यहाँ पे 400 न्यूटन इंजन किधर लगाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में. और वो जो टायर और रोड जो लगाएगा फ्रिक्शन, वो किधर लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में. बस यही कॉन्सेप्ट होगा वहां पे. क्लियर है? और कन्वर्सन का तो कर ही लोगे आप. अगर डाइन में दे रखा होगा तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना. उसके लिए क्वेश्चन दूं क्या डाइन न्यूटन का? हो जाएगा? चलो ठीक. यस यस. ठीक है, फोर्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, वो जब मैं एनएलएम करवाऊंगा. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो 9th के टॉपिक. अब देखो, और इसमें क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, मास. ठीक है, मास क्या होता है? कोई बता सकते हो मास? व्हाट इज मास? मास The quantity of matter possessed by a body. हाँ, मास है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी, है ना. मास का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना क्वांटिटी है मैटर का और छोटे छोटे पार्टिकल का, वो उसकी मास होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रिक की बात करूं, ईट देखियो ना, ईट है ना, वो कैसे बनते हैं? छोटे छोटे सैंड पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल से मिलके बनते हैं. तो कितने पार्टिकल है? क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ पार्टिकल विल डिसाइड द मास ऑफ द ब्रिक. क्लियर है ना? मास कभी भी चेंज नहीं होता. उस ब्रिक को अगर मैं यहाँ पे रखा हूं तो भी उसकी क्वांटिटी और उतने पार्टिकल होंगे. उसको मैं दिल्ली लेकर के चला जाऊं तो भी वही होगा. सेम एज अपनी बॉडी की पार्टिकल, है ना. हाँ, ये हो सकता है कि सपोज कोई 1 महीने से नहीं नहाया तो उसके बाद नहा ले तो थोड़ा चेंज हो सकता है. ठीक है ना, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा. क्लियर है? तो ये है अपना मास. अब इसके बाद मास को तो आप समझ गए. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, जिसे वेट भी बोला जाता है ना. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता? नहीं, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. सपोज इस मार्कर को मैं यहां से ड्रॉप करूं, अब देखो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है. लेकिन जैसे नीचे आते जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. तो बढ़ क्यों रहा? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा. और जो फोर्स लग रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? एक्सीलरेशन. अगर कहीं पे फोर्स है, अगर मान लो मैं इस तरीके से चल रहा हूं, मेरे को किसी ने पीछे से पुश करा तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी ना. और किसी ने सामने से पुश करा तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. मतलब वेलोसिटी में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना वो किस पे डिपेंड कर रहा? फोर्स पे. और जहां पे फोर्स होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, वहां पे एक्सीलरेशन होगा. तो इस मार्कर पे फोर्स ने क्या करा? अर्थ ने क्या करा? फोर्स लगाया. और फोर्स लगाने से अर्थ के वजह से इस मार्कर पे क्या आया? एक्सीलरेशन आया. ठीक है ना. दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मींस एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और वो बेसिकली 9.81 मीटर पर सेकेंड होता. कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ग्रेविटेशन में बताऊंगा वो डिक्रीज होता है, नीचे जाओगे तो वो भी डिक्रीज होता है. एट द सेंटर ऑफ अर्थ वो क्या होता है? 0 होता है. क्लियर है? तो ग्रेविटी
स्मॉल जी से लिखा जाता है, इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छा, ये तो हो गया। और वेट, वेट को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना? वेट की बात करते हैं, उसके बाद फिर आपको मास और वेट का थोड़ा डिफरेंस बता दूंगा। ये चैप्टर कंप्लीट होगा। देखो, केजीएफ का नाम सुने हो? मूवी नहीं, है ना? कैसा हाँ, किलोग्राम फोर्स? किलो ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स। इसका मतलब क्या? मास, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। वो मास कितना फोर्स लगा रहा, तो मास फोर्स कब लगाता? मास तो फोर्स नहीं लगाता। फोर्स का मतलब क्या होता? मास के पास जब एक्सीलरेशन आएगा, तो 1 kgf, 1 kgf इज इक्वल टू 1 kg, ये मास हो गया। लेकिन एक्सीलरेशन है क्या यहाँ पे? तभी नाइन फोर्स पॉइंट होगा। एट तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 9.81 मीटर पर सेकेंड, या 9.8 सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है। अब ये क्या हो गया? एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपने क्या लिखा था? न्यूटन लिखा था। तो यही हो गया 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। क्लियर है? अब ये केजी की बात होगी, मतलब ये एसआई सिस्टम में बात होगी। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं, तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ग्राम पे कितना फोर्स लग रहा है एसआई सिस्टम में? तो 1 ग्राम, ये मास ही है सिर्फ, इसमें एक्सिलरेशन लाना होगा, है ना? तो एक्सिलरेशन लाना होगा, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81। और ये किस में होता? लेकिन मेरे को ये ग्राम चाहिए, एसआई सिस्टम है ये एसआई सिस्टम है, और ये क्या? सीजीएस है। तो मेरे को इसमें किस में कन्वर्ट करना होगा? सीजीएस में। तो 9.81 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखो। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सिलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे तभी फोर्स बनेगा। तो 1 ग्राम इंटू 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखो, 981 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट थी? इसी को क्या बोला गया था? टाइम बोला गया था। डाइन। 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 981। क्लियर है? वेट एंड मास। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, है ना? वेट क्या होता है? फोर्स exerted by अर्थ ऑन। और ये बेसिकली कैसा फोर्स होता है? पुल होता है ना? अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपनी सेंटर की तरफ वो खींचता है। ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? पुलिंग फोर्स होगा।
क्लियर है? इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, हमेशा कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और ये क्या होगा? इट इज वेरिएबल, मीन्स it basically depends on value of acceleration due to gravity. If the value of acceleration due to gravity will change, then weight will change. Okay, and it is zero at center of, ठीक है, और इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है? वेट इज इक्वल टू, है ना, its unit is kilogram और its unit is Newton. और लास्ट फाइनल इज it is measured by बीम बैलेंस। बीम बैलेंस देखे हो, जिसे हिंदी में तराजू बोला जाता है, देखे हो? वो पहले के टाइम में ना, अब तो सब्जी वाले सारे डिजिटल यूज करते हैं, पहले के टाइम में देखना किस तरीके का होता था, ऐसा, है ना, देखिए देखे तो होगी कहीं ना कहीं, ऐसा, है ना। इसको बीच में ऐसे पकड़ते थे, इधर डेड वेट रखते थे, लोहे का जो आता ना डेड वेट, है ना, वो मास रखते थे 1 kg, 1 kg मास रहा, जैसे ही मास आएगा ये क्या करेगा, नीचे की तरफ वो पुल करेगा अर्थ उसे। अगर मान लो इधर भी तो जी लग रहा, बट इसके पास मास नहीं है, जी इधर भी लग रहा, इधर भी लग रहा, दोनों साइड जी लग रहा, मास आपने रख दिया तो इसके वजह से ये नीचे की तरफ आ गया, बट जैसे यहाँ पे मास रखोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा और वो मास आपको बता देगा। क्लियर है? और स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा जब आप गैस के सिलेंडर लेते हो, है ना, गैस के सिलेंडर का वेट को मेजर करने के लिए वो क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस में ऐसे करके हुक रहता, हुक में वो फंसाता है और उससे उठाता है, उसमें रीडिंग होती है ना, उस रीडिंग में ऐसा बना हुआ रहता, और इसके ऊपर क्या होता, ये ऊपर और नीचे मूव करता है, यही पॉइंटर होता है। एक साइड में न्यूटन में रहता है और दूसरे साइड में केजी में रहता है, ठीक है। न्यूटन में मतलब फोर्स लगा जितना, और केजी में उसकी वैल्यू को जी से डिवाइड कर दिया। अगर मान लो मेरे को मालूम है वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर कर रहा, अगर मेरे को मास चाहिए तो क्या करना होगा, वेट बाई जी, और वो वैल्यू कैलकुलेटेड होता है, वहां पे कैलिब्रेटेड रहता है, ठीक है। वर्कशॉप अगर अटेंड किए होगे 9th क्लास की वर्कशॉप हुई थी ना, उसमें स्प्रिंग बैलेंस दिखाया था, बता दूं? चलो देखो, ऐसे बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और नेट फोर्स, 3 चीजें होती फोर्स के बारे में, ठीक है, वो आपको पता होगा, या थोड़ा सा आइडिया दे दे तो ऐसे 9th क्लास की मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हेन नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी पोजीशन डज नॉट चेंज, क्लियर है, और इट्स यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विल नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इधर से किसी ने खींचा, इधर से भी खींचा, और मैं यहीं का यहीं खड़ा हूं, ठीक है, तो बैलेंस फोर्स हुआ, क्योंकि इधर से जितना फोर्स लग रहा होगा इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, और मेरी पोजीशन वहीं की वहीं है, तो जितने फोर्स मेरे बॉडी पे लग रहे हैं दैट उसकी रिजल्ट क्या होगी, वो बैलेंस फोर्स होंगे। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, सपोज किसी ने इधर से खींचा, किसी ने इधर से खींचा, और मैं इधर शिफ्ट करना स्टार्ट कर, मतलब इधर का फोर्स क्या ज्यादा,
तो ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। और थर्ड मैंने बोला था नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स बोला जाता है। नेट फोर्स, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है 5 kg का, ये रखा हुआ, मैंने इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, एक और फोर्स लगा 2 न्यूटन का, और इधर फोर्स लगा 4 न्यूटन का। बॉडी में कितने फोर्स लग रहे टोटल? 3, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन और 4 न्यूटन। अगर मान लो मैं ये सारे फोर्स को हटा करके एक ही फोर्स लगाऊं 5 kg पे 8 न्यूटन का, तो जो ये चेंज लाएगा 3 मिलकर के वही चेंज ये भी ला रहा है या नहीं ला रहा? समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये क्या कर रहा है, 2 न्यूटन, ये 4 न्यूटन कैंसिल करेगा और 2 न्यूटन और कैंसिल करके 8 न्यूटन का इफेक्ट होगा। और ये 8 न्यूटन मैंने एक ही लगाया। मतलब क्या है, इफ नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस सम चेंज, ये कुछ चेंज लाएगा, एंड द सेम चेंज इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल फोर्स, देन दैट फोर्स विल बिकम नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है ना? तो 8 के फोर्स के हो गया। आपके मॉड्यूल में कुछ एनएसओ का क्वेश्चन है तो देखो, मॉड्यूल रखे हो 8 की? सर 9th का मॉड्यूल? 8 का। अभी तो मैं 8 की टॉपिक कवर कर रहा हूँ, फिर 9th का हूँ है। ऐसे तो मैं एक लेंदी क्वेश्चन करवा दिया हूँ जिसपे देखो, और एक और भी टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना? तो बेसिकली 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं। एक होता क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और सेकेंड मैंने क्या बोला? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट नाम से पता लग रहा है कि 2 बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा होगा जब वो दोनों किस में होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे। और 2 बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा हो व्हेन दैट बॉडी आर इन नॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं? द फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये बॉडी, 2 बॉडी है, देखो ये और ये, जब मैं इसको इसके ऊपर स्लाइड करूं तो स्लाइड करने में जो अपोजिंग फोर्स हो रहा है दैट विल बी द फ्रिक्शन। अगर मान लो मैं ऊपर रख के ऐसे करूं तो देखो कुछ अपोजिशन ही नहीं हो रहे हैं, मतलब ये कांटेक्ट में तभी अपोज कर रहे हैं, तो दिस इज कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या, कांटेक्ट फोर्स है ना? मसल्स, बाय द हेल्प ऑफ मसल्स आप क्या करते हो, किसी बॉडी को पुश करते हो या पुल करते हो। तो जब तक कांटेक्ट में नहीं लाओगे, सपोज मान लो मेरे को व्हाइट बोर्ड को इस तरीके से पुश करना, तो मैं कांटेक्ट लाया तभी जाके पुश हो रहा ना, तो ये कैसा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, थर्ड कौन सा होता है? कांटेक्ट। एक फ्रिक्शन हो गया, मस्कुलर हो गया, और क्या है? और नॉर्मल, हाँ, है ना, नॉर्मल। नॉर्मल जानते हो क्या होता है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी ये डस्टर है ना, इसको मैं छोड़ दूं तो कहाँ जाएगा? नीचे जा रहा। इस पे तो अर्थ तो पुल कर रहा, अर्थ तो खींच रहा, ये नीचे जाएगा। बट इसी डस्टर को मैं अगर अपने पाम पे, हाथ पे रख दूं तो ये यहीं का यही है। मतलब क्यों? अभी भी अर्थ इसको खींच रहा, लेकिन जितने फोर्स से वो खींच रहा उतने ही फोर्स मेरे हैंड ने इसके ऊपर लगाया। तो सरफेस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन बॉडी विल बी द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल हो गया क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स।
टेंशन भी होता है, बट एक्चुअली टेंशन को काउंट किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में से काउंट किया जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में वहाँ फोर्स लगता है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहला कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? बता सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स act between two body if a body having mass। दो बॉडी के बीच में मास है तो उनके बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी और मेरे बॉडी के बीच में क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। आपकी भी मास है, मेरे भी मास है, फोर्स लग रहा होगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बोलोगे सर अगर फोर्स लग रहा तो आप मेरे साइड क्यों नहीं आ जा रहे हो, या आप मेरे साइड क्यों नहीं आ जा रहे हो, या मैं आपके साइड क्यों नहीं आ जा रहा हूँ? तो रीजन क्या कि फोर्स इतना स्मॉल है। अगर मान लो मैं टेबल को फोर्स लगा करके, अभी मैंने फोर्स लगाया, देखो खींच रहा हूँ ना, लेकिन आ रहा है क्या टेबल मेरे पास? नहीं आ रहा, क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड इतनी कम है कि वो आ नहीं पा रहा। क्लियर है ना? और इसका मैं अगर कैलकुलेशन करके भी दिखाऊं तो देखो दिखा देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन, ठीक है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आपकी मास कितनी होगी? 60 ले लूं? चलो, आपके और मेरे बीच में सपोज डिस्टेंस 2 मीटर, यही होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 60 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10⁻²। देखो ये 2, ये -9, ये देख रहे हो 10⁻⁻9। इस वजह से बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक है, फोर्स एक्ट करता है बट वो बहुत ही स्मॉल है। वही आप अपनी मास और अर्थ की मास को रख के कैलकुलेट करते है ना, वो इतना ज्यादा आ जाएगा ना, इसीलिए अर्थ क्या करता है? आपको अपनी तरफ खींच लेता है। क्या अर्थ की मास कितनी होती है? 6 इंटू 10⁻²। ठीक है, वो रखोगे 24 -11, कैंसिल होगा तो कितना आएगा वैल्यू? इस वजह से अर्थ आपको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, क्लियर है ना? ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इसके बाद होता है मैग्नेटिक फोर्स। फिर भी फोर्स लगेगा, दिखाता हूँ उसको, एग्जांपल दिखा देता हूँ। पीस ऑफ पेपर, ये कैसा है? अभी इसके पास अनचार्ज है, मतलब अनचार्ज नहीं, न्यूट्रल है। ये जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव भी है। और ये मार्कर भी अभी क्या है? जितने पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। मतलब ये दोनों बॉडी कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। देखो इसको दोनों को टच कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या? बट जैसे मैंने इसको हेयर में रब करा, बाई रबिंग क्या हो रहा है? ये चार्ज हो रहा है, इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर अभी न्यूट्रल है, लेकिन जैसे मैं किया इसके सामने, देखो हुआ कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। हाँ हाँ, देखो हुआ ना, देखो देख रहे हो? हाँ, है ना, हो रहा है ना? तो देख रहे हो
तो ये जो फोर्स एक्ट किया एक्चुअली इसके पास न्यूट्रल है, मतलब अगर मान लो ये प्लास्टिक का है, ठीक है ना, तो प्लास्टिक का है तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके पास पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में फोर्स लगा और अट्रैक्शन। और एक्चुअली बड़े बड़े पीस ऑफ पेपर लोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, छोटा छोटा पीस करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे मूव नहीं करता है इस पे, ये कैसा कंडक्टर नहीं है ना, तो जहाँ पे चार्ज है वहीं पे रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर ही अट्रैक्ट होंगे, बड़े वाले क्या करेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। क्लियर है ना। और मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट के बीच में लगे या एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में फोर्स लगेगा, वो कैसा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। अब देखिएगा फील भी किए होगे कि अगर दो मैग्नेट को, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, अगर पास, सिर्फ पास लेकर के आओ तो उनके बीच में फोर्स लगता है, जरूरी नहीं कि वो टच ही हो, पास भी लाओ तो देखना वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, है ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। बता दूं, चलो ये चैप्टर तो हो गया। कोई डाउट है फोर्स वाले चैप्टर में तो पूछो कुछ। कुछ क्वेश्चन है वैसा। अच्छा, इसमें टॉर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, है ना। टॉर्क जानते हो, टॉर्क क्या होता है, Force into distance. फोर्स इनटू, एक्चुअली आर क्रॉस एफ होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है ना। दरवाजा को खोलते हो, दरवाजा को खोलने के लिए क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। फोर्स कहाँ पे लगाते हो, हिंग्ड, हिंग्ड मतलब फिक्स पॉइंट पे लगाते हो क्या, नहीं। जैसे ये दरवाजा, अच्छा ये दरवाजा में कभी नोटिस किए हो, ये जो हैंडल होता है हमेशा ये किनारे में ही क्यों होता, यहाँ क्यों नहीं होता, Sir, torque यहाँ, ज्यादा लगे. हाँ यहाँ पे तो और भी दिक्कत है, आते जाते टकरा जाने की डर है ना। अगर घर में दादा दादी रहे तो फंस गए तो फिर उनकी लाइफ फंस जाएगी, है ना। तो देखो मैंने फोर्स ऐसे लगाया, खींचा और ये दरवाजा खुल रहा, देखो फोर्स मैंने ऐसे लगाया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फोर्स ऐसे लग रहा, अगर मैं पुश करूं तो फोर्स ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना। तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स विल बी द टॉर्क, ठीक है। और यही चीज होता, गार्डन गए हो, नहीं, गार्डन में देखते हो एक गेट होता है जिसको पकड़ के आप घुमाते हो इस तरीके से तो अंदर जाते हो, है ना। तो फोर्स आपने लगाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टॉ से, टॉ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट बस। हमेशा याद रखना अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जो टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज वो हमेशा इक्वल होगा क्लॉकवाइज के, हमेशा याद रखना, ठीक है। 4 बच्चे, 3 चलो ठीक है, 5-10 मिनट का ब्रेक है ना। और तो ये कौन सी क्लास का करा रहे हैं अभी? ये 8 का है, NSO 8-9 के क्वेश्चन होते हैं ना। यस सर। 9 का कब कराएंगे? 9 का 8 का सारा टॉपिक कंप्लीट, 9 का स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, 4 बजे से फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके सर।